हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर तंत्र का जो है फैक्टर मॉडिफाइंग पॉइजनस एक्शन। तो हमें सबसे पहले पॉइजन के बारे में देख लेना चाहिए कि पॉइजन क्या होते हैं। तो देहम प्रविश्य द्रव्यम दूषित्वा रसादिगान स्वस्थ प्राणहरम स्यात् तद्द्रव्यम विषम उच्यते। ये जो श्लोक है वो शारंगधर संग्रह 4 का श्लोक है, 22 वाला। विष वो द्रव्य होते हैं जो कि शरीर में प्रवेश करते हैं और तुरंत ही पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो पॉइजन बहुत ही हार्मफुल होता है, जैसे ही एंटर किया अपनी बॉडी के अंदर तुरंत पूरी बॉडी में फैल गया। अब फैला तो उसने क्या किया, जो हमारे प्राण हैं उनका नाश कर दिया, उनको हर लिया। और उसने क्या किया, प्राणों को हर लिया। ठीक है, मेन तो ये याद रखना है कि शीघ्रतापूर्वक पूरे शरीर में फैल गया, दूसरा प्राणों को हर लिया। अब हम इसको मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखते हैं कि एनी सब्सटेंस इफ टेकन इन एनी अकाउंट बाय एनी रूट प्रोड्यूसेस हार्मफुल इफेक्ट दैट इज डिसीज डिफॉर्मिटी एंड डेथ कॉल्ड एज पॉइजन। तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको हम किसी भी रूट के थ्रू अंदर लेते हैं बॉडी के थ्रू, या कहीं भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट शो करता है, जैसे हमारी बॉडी में जाती है तो वो डिसीज़ कॉज कर देगा, या फिर कोई डिफॉर्मिटी कॉज कर देगा, या हमारे डेथ भी कर सकता है। ठीक है, तो पॉइजन बहुत हार्मफुल होते हैं। तो अब हम देखते हैं फैक्टर मॉडिफाइंग पॉइजनस एक्शन। हमने क्या देखा, सबसे पहला जो हमारा एक्शन रहेगा वो क्या है, एज। ठीक है, नंबर 1 पे देखते हैं एज। तो एज जो होती है वो बहुत मैटर करती है। जो बच्चे होते हैं और बड़े होते हैं, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं और बच्चे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कैसी रहती है, वीक। तो ये अगर पॉइजन एंटर करेगा तो इनकी बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, पॉइजनस इफेक्ट ज़्यादा किस में शो होगा, एक तो बच्चों पे और एक बूढ़ों पे। फिर हम देखते हैं स्टेट ऑफ हेल्थ। अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो वो तो पॉइजन को टॉलरेट कर लेगा, लेकिन अगर वहीं कोई बीमार व्यक्ति है, उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक हो चुकी है, तो उसकी बॉडी पर अगर पॉइजन गया तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा। फिर हम देखते हैं जेंडर के बेसिस पे। तो जेंडर में जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं पॉइजन को लेकर के, एज़ कम्पेयर टू मेल्स। फिर हम देखते हैं स्लीप एंड इंटॉक्सिकेशन। तो जो sleep and intoxication, the action of poison is delayed if a person goes to sleep after taking it। अगर किसी पर्सन ने पॉइजन को लिया, ठीक है, और वो सो गया, तो उसकी बॉडी में जो भी रिएक्शंस है वो चल नहीं रहे होंगे उस टाइम पे ज़्यादा, तो उसका जो एक्शन होता है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। फिर हम देखते हैं टॉलरेंस। अब टॉलरेंस क्या होता है, रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप द टॉलरेंस इन द बॉडी। अब अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका हम डेली कंजप्शन कर रहे हैं बॉडी के अंदर, तो हमारी जो टॉलरेंस ही है वो बढ़ जाएगी। as a quantity of substance may not be too harmful in a tolerated body in comparison to another person who is not used to that substance। अब कोई एक इंसान है जिसने कभी उस चीज़ को लिया नहीं, तो उसके बॉडी में कोई साथ में तो है नहीं। लेकिन अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि रेगुलर एडमिनिस्टर कर रहा है ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस को, तो उसकी बॉडी में टॉलरेंसी आ जाएगी, जबकि एक नॉर्मल व्यक्ति है तो उसके अंदर क्या नहीं रहेगी, टॉलरेंसी नहीं रहेगी पॉइजन की उसमें। अब हम देखते हैं क्या, इडियोसिनक्रेसी। तो इडियोसिनक्रेसी में क्या होता है, इन दिस कंडीशन देयर इज एन इनहेरेंट हाइपर सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द ड्रग्स और फूड रिजल्टिंग इन वेरियस टॉक्सिक इफेक्ट। एग्जाम्पल, अराउंड द 60% ऑफ एशियन शो एलर्जिक रिएक्शन टू सल्फा ड्रग ड्यू टू हेरिडिटी। अब देखो इडियोसिनक्रेसी होता क्या है, वर्ड भले ही टफ है लेकिन ईजी है ये चीज़ें। अब हमारे पास में जो हमारी एशियन वाली जो लोग हैं उनके पास में क्या होती है, उनको जो सल्फा ड्रग्स होती है ना, सल्फा ग्रुप के ड्रग्स, तो हेरिडिटरी एलर्जी रिएक्शन होता है। तो उनको दूसरे जो ड्रग्स होते हैं ना वो हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट शो नहीं करेंगे। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिनमें उनके अंदर बाय बर्थ हाइपर सेंसिटिविटी रहती है उस ड्रग के प्रति, तो दूसरे जो वेरियस टॉक्सिक इफेक्ट होंगे ना वो उनकी बॉडी में ज़्यादा हार्मफुल रिएक्शन नहीं शो करेंगे। फिर स्टेट में क्या होता है, गैसेस एंड वेपर एक्ट मोर रैपिडली देन लिक्विड पॉइजन। तो गैसेस और वेपर ज़्यादा इजीली रिएक्ट कर जाएंगी पॉइजन पे एज़ कम्पेयर टू लिक्विड पॉइजन। फिर हम देखते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इज़ अ रैपिड थ्रू इन इनहेलेशन। ठीक है,
रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि जो इन्हेलेशन के थ्रू हो रहा है वो बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो रहा है, बहुत फास्टली एब्जॉर्ब कर रहा है पॉइजन और इंजेक्शन कंपेयर टू द ओरल रूट। अब नॉर्मली अपन क्या देखते हैं, अगर अपन दवाई को इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं तो क्या होता है, जल्दी बॉडी में चले एब्जॉर्ब हो जाती है ना। वहीं ओरल रूट लेते हैं तो जल्दी नहीं होता है, ऐसे ही पॉइजन होता है। पॉइजन क्या करता है, अगर हम इनहेल कर रहे हैं या इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी में तो रैपिड रैपिड अपना एक्शन शो करेगा। वहीं अगर देखें ओरल रूट का तो ओरल वाला जो होता है ना वो स्लो करता है। फिर हम देखते हैं मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे, तो सिस्टमिक एक्शन प्रोड्यूसेस मोर टॉक्सिक इफेक्ट देन द लोकल एक्शन। दिस इज बिकॉज टॉक्सिसिटी इज प्रोड्यूस्ड एट द एडमिनिस्ट्रेशन साइट एज वेल एज द पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन। सो यार देखो, अब सिस्टमिक जब ब्लड में कोई चीज़ चली गई, ठीक है, तो ब्लड क्या होता है पूरी बॉडी में घूमता रहता है, ठीक है। तो इसमें जो टॉक्सिसिटी ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा वो कौन सा करेगा, सिस्टमिक वाला। तो यहाँ पे यही बताया है कि जो मोड ऑफ एक्शन होता है उसमें सिस्टमिक एक्शन प्रोड्यूस करता है ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट एज कम्पेयर टू लोकल या टॉपिकल एक्शन के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर हम देखते हैं एडिटिव इफेक्ट या फिर सिनर्जिज्म। देखो, एडिटिव इफेक्ट या फिर सिनर्जिज्म, व्हेन टू सिमिलरली एक्टिव कंपाउंड्स आर टेकन टुगेदर दे इनहेंस ईच अदर टॉक्सिसिटी। अ नॉन टॉक्सिक डोज कैन बिकम टॉक्सिक बाय मैनी फोल्ड्स एज अ रिजल्ट। देखो, इसका एग्जाम्पल हम बहुत ज़्यादा कॉमन है, मधु और घी। हम हमेशा आयुर्वेद में पढ़ते हैं कि मधु बहुत ज़्यादा अमृत के समान होता है, घृत भी अमृत के समान होता है। लेकिन अगर हमने मधु और घृत दोनों को समान भाग में ले लिया तो क्या करते हैं, टॉक्सिसिटी कॉज कर देते हैं ना, एक दूसरे की टॉक्सिसिटी को इन्हेंस कर देते हैं। तो वही चीज़ है सिनर्जिज्म। जब हम दो सिमिलरली एक्टिव कंपाउंड्स को एक साथ ले लेते हैं ना तो दोनों एक दूसरे की टॉक्सिसिटी को बढ़ा देते हैं। फिर है क्यूमुलेटिव एक्शन। देखो, अब जो हमारा क्यूमुलेटिव एक्शन होता है उसमें क्या है, पॉइजन दैट आर not excreted or removed tend to accumulated within the body when given in repeated doses. Symptoms are produced when their concentration reaches a critical level. तो इसमें क्या बताया गया है कि जो पॉइजन होता है अगर वो बॉडी से रिमूव नहीं हुआ या फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हुआ और बॉडी के अंदर क्या हुआ, जमा हो गया, बार बार हम कोई हार्मफुल इफेक्ट, कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस को लेते जा रहे हैं और वो हमारी बॉडी में क्या हुआ, जमा हो गया, अब वो बाहर नहीं निकल पा रहा, तो वो हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा जब तक कि जब इफेक्ट शो करेगा जब वो एक क्रिटिकल लेवल पे नहीं पहुंच जाता। तो उसका कंसंट्रेशन जब तक क्रिटिकल लेवल तक पहुंच नहीं जाता तब तक वो हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं करता, जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, वो होता है हमारा क्यूमुलेटिव एक्शन। फिर हम देखते हैं एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक में क्या होता है, व्हेन फार्माकोलॉजिकली अपोजिट कंपाउंड्स आर टेकन टुगेदर दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल नैलेक्सोन एंड हेल्टेरोक्सोन। अब देखो, एंटागोनिस्टिक क्या होता है, जो एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, ठीक है। अब ऐसे कंपाउंड होंगे जो कि फार्माकोलॉजिकली एक दूसरे से कैसे अपोजिट है, लेकिन अगर हम उनको साथ में ले रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। जैसे अपन ने वहाँ पढ़ा था सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म में क्या था कि वो एक दूसरे की जो इफेक्ट था उसको इन्हेंस कर दे रहे थे, टॉक्सिसिटी के इफेक्ट को। लेकिन एंटागोनिस्टिक में क्या हो रहा है कि ये न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। और इसका एग्जाम्पल क्या दिया है, जो दो ड्रग्स हैं, एक है नैलोक्सोन, एक है हेल्टेरोक्सोन। तो ये दोनों एक दूसरे की टॉक्सिसिटी को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। फिर कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिनको हम देख लेते हैं। इसमें पीएच लेवल, सॉल्युबिलिटी एंड पार्टिकल साइज। पीएच लेवल, एसिडिटी और अल्कलाइनिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स कैन अफेक्ट पॉइजन एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिविटी। तो भाई अगर पीएच जो होगा, जो भी पॉइजन है, एसिडिक और एल्कलाइन दोनों नेचर पे ही इफेक्ट करेगा। फिर है सॉल्युबिलिटी। फिर सॉल्युबिलिटी में तो पॉइजन solubility in water or lipid influence its absorption and distribution. Then particle size, smaller the particle can be more easily absorbed, which is increased toxicity. देखो, तीनों में यही बताया गया है कि अगर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है तो वो अपना इफ़ेक्ट ज़्यादा शो करेगा, ठीक है। तो वाटर और लिपिड है, ये इन्फ्लुएंस कर देते हैं एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को, तो इसकी वजह से पॉइजनस इफेक्ट जल्दी शो हो जाएगा। वहीं पार्टिकल साइज है, तो जितना छोटा पार्टिकल होगा वो उतना जल्दी इंटर करेगा ना, तो जितने जल्दी इंटर किया बॉडी में उतने जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसे ही जो एसिडिटी है, अल्कलिनिटी है, तो ये भी पॉइजन्स को इफ़ेक्ट करती है।
नेक्स्ट हम देखते हैं दोष, काल and Desh with modern pharmacogenetic influence. अब आयुर्वेदा uses the concept of dosha यानी constitution, काल, time and देश geographical location a significant factor in toxicology which align with modern pharmacogenetics. तो pharmacogenetics में मेनली हम दोष, देश एंड काल इन तीनों के बेसिस पे टॉक्सिसिटी को डिफाइन कर रहे हैं. अब हम देखते हैं सबसे पहले दोष कि दोष किस तरीके से इफेक्ट करते हैं. तो दोष में पता है 3 होते हैं, वात, पित्त एंड कफ. तो वात वाला जो होगा उसका जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन क्या है कि मोर ससेप्टेबल टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. अब हमें पता है वात मतलब वायु. अब वात को हम नर्वस सिस्टम से रिलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न. ठीक है, तो ये जो होता है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के प्रति ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं और एडवर्स इफेक्ट शो करते हैं सर्टेन मेडिकेशंस के थ्रू. फिर हम देखते हैं इसका मेटाबॉलिक वेरिएशन क्या होता है. टेंड्स टू हैव अ फास्टर मेटाबॉलिज्म. इसमें फास्टर मेटाबॉलिज्म होता है. ट्रीटमेंट अप्रोच फोकस क्या है इसमें कि कामिंग और नरिशिंग थेरेपी देनी चाहिए इसमें. फिर पित्त वाले कैसे होते हैं, ज़्यादातर इन्फ्लेमेटरी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कॉज करते हैं. अब इसमें जो है मॉडरेट मेटाबॉलिज्म होता है. तो इसमें हमें क्या है, पित्त वाले गर्म प्रभाव के होते हैं तो उन्हें ठंडी चीज़ें दो, कूलिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग थेरेपी दो. वहीं अगर कफ को देखें तो कफ वाले कैसे होते हैं, जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को ज़्यादा क्रिएट करते हैं, लिम्फेटिक डिसऑर्डर्स को क्रिएट करते हैं. तो इनमें जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लोअर होता है. वहीं हमें इनको कैसी थेरेपी देनी है, स्टिमुलेटिंग थेरेपी. फिर हम देखते हैं काल के अकॉर्डिंग. ठीक है, अब काल में देखो टाइम ऑफ डे हो सकता है, सीजनल वेरिएशन भी होता है और एजिंग के अकॉर्डिंग. तो हम टाइम ऑफ डे के अकॉर्डिंग देखें तो पॉइजन में बी मोर पोटेंट इन द मॉर्निंग ड्यू टू इंक्रीज डाइजेस्टिव फायर एंड लेस पोटेंट एट नाइट ड्यू टू रिड्यूस डाइजेस्टिव फायर. अब देखो सुबह के टाइम पे हमारी अग्नि अच्छी है. ठीक है, अग्नि अच्छी है हमारे वो पित्त दोष के वजह से. पॉइजन का भी गुण क्या होता है, उष्ण होता है, और पित्त का भी क्या होता है, उष्ण होता है. डाइजेस्टिव फायर कैसी होती है, उष्ण होती है. तो हमारा जो उष्ण उष्ण गुण मिल जाते हैं तो क्या होगा, ज़्यादा पोटेंसी शो होगी. तो वो वही बता रहा है कि पॉइजन ज़्यादा पोटेंट होते हैं मॉर्निंग के टाइम पे क्योंकि डाइजेस्टिव फायर इंक्रीज हो जाती है, और कम पोटेंट होते हैं रात के टाइम में क्योंकि डाइजेस्टिव फायर जो है वो रिड्यूस हो जाती है. फिर सीजनल वेरिएशन, तो ऋतुकाल के अकॉर्डिंग. अब ये जो है समर और विंटर दोनों में अल्टर करता है. तो समर में देखें हम, गर्मी है, उष्णता ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ज़्यादा पोटेंसी होगी ड्यू टू हीट. एंड विंटर में जो है वो लेस पोटेंट होगी क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हीट तो रिड्यूस हो जाती है ना, कोल्ड सीजन रहता है इस वजह से. फिर एजिंग के में देखें तो बोथ चिल्ड्रंस एंड एल्डरली ड्यू टू रिड्यूस लिवर एंड किडनी फंक्शन आर मोर ससेप्टेबल टू पॉइजनिंग. तो बच्चे हो गए और एल्डर हो गए, इनमें क्या होता है, ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं ये पॉइजनिंग के केसेस में क्योंकि इनमें रिड्यूस होता है लिवर एंड किडनी फंक्शन. फिर हम देखते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन यानी देश के अकॉर्डिंग. अब देश में क्लाइमेट हॉट भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है. अगर हॉट क्लाइमेट होगा तो हमने देखा है पॉइजन के गुण में उष्ण, तो उष्णता क्या करेगी, फिर से बढ़ा देगी ना पॉइजन को, पोटेंसी बढ़ गई. इसके मतलब कि जो पॉइजन होगा वो ज़्यादा पोटेंसी शो करेगा हॉट क्लाइमेट में. कोल्ड है मतलब ठंडा है तो पॉइजन भी ठंडा पड़ जाएगा. तो ये क्या होगा, कोल्ड क्लाइमेट में पॉइजन में भी लेस पोटेंट ड्यू टू रिड्यूस मेटाबॉलिज्म, और हॉट में इंक्रीज हो रहा था मेटाबॉलिज्म तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा पोटेंसी शो होगी. फिर एल्टीट्यूड के बेसिस पे, एल्टीट्यूड के बेसिस पे देखें तो जो हाई एल्टीट्यूड होते हैं, हाई एल्टीट्यूड कैन इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन ड्यू टू लोअर ऑक्सीजन लेवल. अब देखो अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी, हाइपोक्सिया हो जाता है ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. तो उसकी वजह से जो पॉइजन का इफेक्ट है वो ज़्यादा शो होने लगता है. इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन ड्यू टू लोअर ऑक्सीजन लेवल. अब हम जंगल, अनूप एंड साधारण देश के बेसिस पे देखें तो हमारे पास जो जंगल देश है वहाँ पे पॉइजन जो होते हैं ना ज़्यादा पोटेंसी शो करते हैं. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कैसा मॉइस्चर है, वहाँ पे ड्राई और हॉट क्लाइमेट है. तो हमने देखा ही था जो हॉट क्लाइमेट होता है वहाँ पे कैसा होता है, पॉइजन ज़्यादा पोटेंसी शो कर रहा है. तो जंगल देश में हॉट क्लाइमेट है एंड वो ड्राई जगह है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी पोटेंसी बढ़ जाएगी. फिर अनूप देश, तो इसमें उसका अपोजिट हो जाएगा ना, लेस पोटेंसी होगी क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो वेट होगा और ह्यूमिडिटी होगी. फिर साधारण में तो
एवरेज ही रहेगी पोटेंसी, क्योंकि मॉडरेट क्लाइमेट है यहाँ पे। तो ये जो जितना हमने डिटेल पढ़ा है, तो अगर 10 नंबर में आता तो हमको इतना लिखना है, नहीं तो हमें जो हमने ऊपर पढ़ा था सिर्फ नॉर्मल के एज का फैक्टर, एज हो गया, स्टेट ऑफ हेल्थ हो गई, जेंडर हो गया, स्लीप एंड इंटॉक्सिकेशन, टॉलरेंस, इडियोसिंक्रेसी, स्टेट एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मोड ऑफ एक्शन, एडिटिव या सिनर्जिज्म इफेक्ट। अगर हमारे पास 5 नंबर में आता तो हमको ये 10 हेडिंग तो लिख के ही आनी है। फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू।